नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर बैठक की, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पर भी चर्चा की। तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इसमें शामिल होने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। 3 नए कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर यह बैठक की गई है। तीन नए कानूनों के लेकर जो है कार्यान्वयन पर यह बैठक थी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। और साथ ही बता दें कि आपको इस बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। महाकुंभ को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चर्चा में अपनी बात रखी। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर भी चर्चा की। और साथ ही आपको बता दें कि 3 नए कानूनों के कार्यान्वयन पर यह बैठक थी और जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने वहां पर इस बैठक में शामिल हुए और साथ ही उन्होंने महाकुंभ को लेकर भी चर्चा की। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है सर आपका। और 3 नए कानूनों को लेकर जिस तरीके से बैठक हुई, बैठक में खास तौर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद गौरव जी, मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। देखिए, इस देश को जो 2 महत्वपूर्ण लोग खासतौर से, क्योंकि गृह मंत्रालय, मैंने आपसे जैसे बोला कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद से गृह मंत्रालय सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और देश के हित में तमाम ऐसे फैसले जो लिए जा रहे हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत लिए जा रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो मामला था वो 370 का था और उसको अगर हम उसकी क्रेडिट कभी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अब खुद स्वयं नहीं लिया। उन्होंने बोला कि ये देश के जो सपोर्ट से उन्होंने सरकार बनाई और जो देश की जो मांग थी, जो लगातार कई वर्षों से थी, उसको उन्होंने पूरा किया। उन्होंने खुद कभी क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन गृह मंत्रालय के अंतर्गत तमाम ऐसे काम हुए हैं पिछले 2014 के बाद से। हालांकि गृह मंत्रालय उन्होंने 2019 से संभाला, लेकिन जो उसकी कार्यशैली रही है वो अभूतपूर्व हुई है निश्चित रूप से 2019 के बाद से, जब से आदरणीय अमित शाह जी ने गृह मंत्रालय का पद संभाला। अब मैं आज की बात करूं खासतौर से आपसे, जो 3 नए कानूनों की आप बात कर रहे हैं, आमतौर से मैं उसमें और भी एडिशन करना चाहता हूं। जी। तो आज की जो बैठक थी उसमें मूल रूप से महाकुंभ, जो एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी को, और जिसमें आपने सुना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम लोग वहां पे आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 84 करोड़ लोगों की आने की संभावना है इस बार के महाकुंभ में। जो अब तक 2012 में भी वहां कुंभ वहां हमेशा हुआ, लेकिन ये जो महाकुंभ हो रहा है ये थोड़ा विशेष इस बार। उसके लिए हमें समय थोड़ा कम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इसके आयोजन जिस विस्तृत रूप से और वृहद रूप से किया जा रहा है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और उसके बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो वहां के आप कह सकते हैं उनके निर्देशों में सारा कामकाज चल रहा है, उसको लेकर के आज इस आयोजन पर, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले सुरक्षा को लेकर के तमाम ऐसे वहां पे लोगों ने बात रखी, जिसको लेकर के सुरक्षा को कारणों से वहां पर उत्तर प्रदेश जो पुलिस थी, उत्तर प्रदेश सरकार काफी सजग थी। गृह मंत्रालय को भी कुछ इनपुट्स मिले हैं
और उस आधार पे उन्होंने ये स्पेशल मीटिंग बुलाई, क्योंकि मैं आपको बताते चलूं ये मीटिंग अचानक हुई है, ये पहले से प्रस्तावित मीटिंग नहीं थी। इसमें कानूनों पे तो बात हुई है, ये आमतौर से मीडिया में सर्कल में ये चीज चल रही, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं वहां मौजूद था गृह मंत्रालय में खास तौर से, और उसके बाद से मेरी आज जो बात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विश्वसनीय जो उनके सूत्र हैं और गृह मंत्रालय में जो मेरे सूत्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि महाकुंभ को लेकर के सबसे बड़ी जो ये बैठक जो की गई थी उसकी सुरक्षा को लेकर के इसमें बातचीत थी। हालांकि ऑफिशियल प्रेस नोट अभी गृह मंत्रालय ने जारी नहीं किया है, लेकिन आमतौर से जो खबरें चल रही उसको लेकर के बोला गया। मैं आपको बताते चलूं इस वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, और 84 करोड़ लोगों की जो आने की जो ये संख्या है, ये संख्या बढ़ भी सकती है, और उसी के आधार पे और ये प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसको और बेहतर और विस्तृत और सर्वश्रेष्ठ अब तक का महाकुंभ जो होने जा रहा है उसको लेकर के ये सारी तैयारियां की जा रही है। और मैं आपको ये भी बताते चलूं जी, एक जो सबसे अहम बात, अक्सर इस बात की चर्चा विपक्षी दल करते हैं और खासतौर से हमारे विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव जी और खासतौर से अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस बात को लेकर तमाम, क्योंकि आज मैं अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं कि योगी जी को दिल्ली नहीं पसंद करता या इस तरह की बातें चलाते हैं। योगी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कलाकार, सबसे बड़े, मैं कलाकार के बजाय मैं उनको बोलूंगा कि वो सबसे बड़े हीरो हैं। तो कैसे दिल्ली का कोई उनके साथ तालमेल ना होने की बात कोई कह सकता है? निश्चित रूप से ये पूरी एक टीम है, इस टीम में 3 सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, और इसमें आम कार्यकर्ता जो पूरे देश का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है वो इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। आने वाले समय में आप देखेगा ये जो बेहतरीन टीम इस सरकार में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जिसको डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, उसका ये सबसे बेस्ट ट्रेन होगी ये। और आने वाले समय पे आपको उत्तर प्रदेश ना कि सिर्फ देश के आपके नक्शे पे आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ पाया जाएगा विश्व के नक्शे पर, क्योंकि महाकुंभ के बाद से हमारे देश की जो उसकी वास्तविक जो उसकी एक हम कह सकते थे जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो हमारे देश की जो गणना हुआ करती थी, जिसको पिछली कुछ सरकारों ने और खासतौर से जो देश में तमाम ऐसे जो हम कह सकते हैं कि विदेशी पाश्चात्य संस्कृति की जो छाप लगी थी वो अब हटेगी और हमारा देश वापस एक सांस्कृतिक देश, जिसको हम हमेशा शुरू में, आज नहीं काफी वर्षों पहले जो उसकी गणना हुआ करती थी, उसी संज्ञा में हम वापस आएंगे और देश और उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ बन के आएगा। और महाकुंभ हमारे देश का वो आयोजन होने जा रहा है जिसको पूरे विश्व में सराहा जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि मैं इसको हमेशा लिखता हूं कि जो महाकुंभ है वो धरती का पर्व है। बिल्कुल, और ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है गौरव जी। और मैं बताते चलूं कि आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि यहाँ पे उनको तुरंत वो हिंडन एयरपोर्ट निकल गए और वो लखनऊ पहुंचे, क्योंकि कल फिर उन्हें, क्योंकि महाकुंभ की प्रयागराज में जो तमाम रोज की जो घटनाक्रम उस पर वो अपनी विशेष खुद निजी रूप से उसको वो देख रहे हैं और खुद अपनी देखरेख में काम कर रहे हैं, और वो तुरंत यहाँ से हिंडन एयरपोर्ट के जरिए वो स्पेशल प्लेन से वापस लखनऊ लौट गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सर। आगे बढ़ते हैं, अगली खबरों का रुख करते हैं। यूपी के पशुधन, दुग्ध विकास एवं राजनीतिक पेंशन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में मुलाकात की और इस बैठक के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में शामिल होने का न्योता दिया और इस अवसर पर उन्होंने कुंभ कलश महाकुंभ 2025 का लोगो और कुंभ साहित्य और महाकुंभ संबंधी विविध सामग्री भेंट की। और इस अवसर पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रभावशाली दिशा निर्देशन में राज्य सरकार महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में इसे ऐतिहासिक बनाने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात कर महाकुंभ 2025 में आने का न्योता दिया और मुलाकात के दौरान उन्होंने महाकुंभ 2025 को दिव्य एवं अलौकिक बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। और उन्होंने बताया कि प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है।
इस महाकुंभ में देश विदेश से लगभग 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आने की संभावना है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ठंड का यह मौसम बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए अधिक संवेदनशील है। उन्होंने स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही जांच और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने सर्दी, खांसी और स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों के संभावित मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट रहने की कहा है। उधर शास्त्रीय और लोक संगीत की विभिन्न विधाओं से जुड़े उत्तर प्रदेश के सभी अंचलों के कलाकारों की पहचान कर उनकी योग्यता के अनुसार मंच प्रदान कर प्रोत्साहित और समृद्ध करने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश हमारी संस्कृति हमारी पहचान के अंतर्गत संस्कृति उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 2 जनवरी से 20 जनवरी तक किया जा रहा है। उधर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 पर विदेश मंत्रालय ने विशेष ब्रीफिंग दी है। और अब बता दें कि ब्रीफिंग देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ओडिशा राज्य सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। Special briefing on the upcoming 18th Pravasi Bharatiya Divas that would be held, as you know, in Bhubaneswar from tomorrow. That is from 8th to 10th of January 2025 in partnership with the state government of Odisha. The Pravasi Bharatiya Divas convention is being organized for the first time in the state of Odisha, which is famous for its rich historical, cultural and spiritual heritage. As you are aware that since 2017, the Pravasi Bharatiya Divas conventions are being held once every 2 years. The last Pravasi Bharatiya Divas was held at Indore in January 2023 in partnership with the state government of Madhya Pradesh. The 18th Pravasi Bharatiya Divas convention will be formally inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, on 9th of January. Now, coming to the program of the convention, the Youth Pravasi Bharatiya Divas would be celebrated on the first day, that is the 8th of January. It will be jointly organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports of the Government of India in partnership with the Ministry of External Affairs. Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Mohan Charan Majhi, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandviya ji, Honorable External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, MOS for External Affairs, Sri Pavitra Margharita, and the guest of honor, Dr. Dev Pragad, will all address the Indian diaspora delegates at the Pravasi Bharatiya Youth Convention. The inauguration of the Youth PBD will be followed by a special plenary session on the theme titled Beyond Borders, Diaspora Youth Leadership in a Globalized World. This will be chaired by the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandviya. As a parallel event, the Honorable Chief Minister of Odisha and the Honorable External Affairs Minister would be chairing a business session with the business community of the visiting Indian diaspora. On the afternoon of the first day, the state government of Odisha would be hosting 2 plenary sessions. The first one is called Unraveling India's Best Kept Secret, and the second one is titled Odisha, a Land of Opportunities.
At these two sessions, the state government of Odisha would showcase the enormous potential that could be harnessed by the Indian diaspora in Odisha through their engagements in developing and promoting tourism, trade, investments in different sectors such as textiles and garments, forest products, healthcare, pharma, food processing, and startups. The state government of Odisha would also offer the PBD delegates an opportunity to have a glimpse and feel of its rich cultural heritage embodied in its intrinsic and diverse art forms and its different popular festivals by conducting their visits to several places of touristic and cultural attractions near Bhubaneswar. Arrangements have been made to serve several cuisines of Odisha to the delegates during the course of the next 3 days. As I have mentioned earlier, the 18th Pravasi Bharatiya Divas would be formally inaugurated by the Honorable Prime Minister of India on day 2 of the convention. He will also address the convention. The Prime Minister will remotely flag off the inaugural journey of the Pravasi Bharatiya Express, a special tourist train for the Indian diaspora, which will depart from Delhi and would travel to multiple destinations of touristic and religious importance in India for a period of 3 weeks. This will be conducted under the Pravasi Bharatiya Tirth Yatra Tirth Darshan Yojana of the Ministry of External Affairs. उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया और इस अवसर पर अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आज भारत पोल के शुभारंभ के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं जिन अधिकारियों को अलंकरण समारोह में आज असाधारण योगदान, इन्वेस्टिगेशन की दक्षता और उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है, उनको और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके निष्ठा को जब हम इस मंच पर सम्मानित करते हैं तो न केवल आपके लिए ये सम्मान हौसला अफजाई करने वाला होता है, सीबीआई परिवार और विशेषकर सीबीआई डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम अमृतकाल में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड को न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृतकाल के रूप में स्वीकार भी किया है। और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। और ये संकल्प हमें सिद्ध करना है तो इसके कई पड़ाव हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2027 तक भारत को विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और वहीं से जो पहला कदम शुरू होगा वो 27 से 47 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने का हमारा संकल्प चरितार्थ करने का ये 25 साल है। और एक प्रकार से भारत के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। हमने एक साइंटिफिक रोड मैप के साथ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार रीजनल लीडर से ग्लोबल लीडर बनने की हमारी इस यात्रा को शेप भी दिया है और उसको आगे बढ़ाने की तैयारियां भी शुरू की हैं। आज जब मैं यहां आया हूं तब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
तो हमें वैश्विक चुनौतियों को भी नजर में रखते हुए हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को अपग्रेड करना पड़ेगा। भारत पोल उसी दिशा में एक कदम है। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये 5 मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। कनेक्ट के माध्यम से सीबीआई को भारत में इंटरपोल के रूप में, जो एनसीबी के रूप में मान्यता मिली है, सभी हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां कनेक्ट के माध्यम से अब एक प्रकार से एनसीबी बन जाएगी। काम तो सीबीआई के द्वारा ही करना है, परंतु त्वरा इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे वो एजेंसी ही एनसीबी हो। इंटरपोल नोटिस के लिए अनुरोधों का त्वरित, सुरक्षित और संरचित प्रसारण भी इससे सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे बहुत त्वरा के साथ हम हमारे अपराधियों को लोकेट करने के लिए भी काम कर पाएंगे और दुनिया भर के अपराधियों को भारत में लोकेट करने के लिए भी हम एक वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। और जो इंटरपोल संदर्भ है, रेफरेंसेस है, 195 देशों के इंटरपोल चैनल के माध्यम से विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता देना और लेना, ये दोनों बहुत सरल हो जाएगा। 195 विदेशी देशों से सहायता के लिए जो अनुरोध है, ये प्रसारण के माध्यम से हमारे पास तुरंत ही उपलब्ध हो जाएंगे और रिसोर्सेज के माध्यम से दस्तावेज और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों को हम जल्दी से प्राप्त करने और भेजने के लिए व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। ये पोर्टल बहुत डिटेल एक्सरसाइज कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस, इसकी जो विशेषता है, वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए, हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसके माध्यम से पोर्टल वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल टाइम डाटा शेयरिंग और रेड कॉर्नर नोटिस, अलग अलग नोटिस को जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को और हमारे अनुरोधों को भी बहुत तेजी से वहां पर हम पहुंचा पाएंगे। आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को विचलित करने वाला है।